कादम्बिनी शब्द का अर्थ है मेघमाला, ए लाइन, ए लॉन्ग लाइन ऑफ क्लाउड्स। बादलों की जो एक लंबी लाइन जब लग जाती है, एक पंक्ति हो जाती है, उस पंक्ति को ही हमारे यहाँ कादम्बिनी कहा जाता है। और अमरकोश में दो शब्द जो पठित हुए, कादम्बिनी, मेघमाला, ये दोनों शब्द परस्पर पर्याय हैं। और कादम्बिनी शब्द को समझाते हुए बड़ा अच्छा अमरकोश की रामाश्रमी टीका में कहा गया, कादम्बाः कलहंसाः सन्ति अस्याम सा कादम्बिनी। अर्थात एक जो एक फूल हैं सफेद रंग के, जो कादम्बिनी कादम्ब नाम के पुष्प हैं, उस प्रकार से जो मेघमाला को प्रकट कर रही है। कादम्बिनी मेघमाला त्रिषु मेघ भवे प्रियम स्तनितम गर्जितम मेघ निर्घोषे रसितादि च। यह अमरकोश में आप सभी लोग विद्वान हैं, आपको जानकारी है। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो 108 अर्थात अष्टोत्तर शत ग्रंथ लिखे और कदाचित वेद विज्ञान की धारा को प्रज्वलित किया, वेद विज्ञान की दीप शिखा का प्रज्वलन करके जो वेद विज्ञान का प्रकाश फैलाया, वह वस्तुतः अन्यत्र दुर्लभ है। और यह सौभाग्य की बात है कि वह दीपक प्रज्वलन का स्थान जयपुर रहा। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक अपने कार्यकाल में वेद विज्ञान, गीता, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म विवर्त, इतने ग्रंथ आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिखे हैं कि मैं बहुत अच्छी एक सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जहां मैं कार्यरत हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में, वहां तो पंडित मधुसूदन ओझा जी के नाम से एक वेद विज्ञान पीठ ही राजस्थान सरकार ने स्थापित कर रखी है, जहां वेदों के वैज्ञानिक विवेचन के ऊपर सतत कार्य हो रहा है। कादम्बिनी पे जैसा मैंने लिखा वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कादम्बिनी भारतीय ज्ञान परंपरा का केवल एक साहित्यिक या ज्योतिषीय ग्रंथ मात्र ही नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत में विकसित उस वैज्ञानिक चेतना का भी सशक्त प्रमाण है, जिसमें प्रकृति, समाज और ज्ञान को एक अविभाज्य समग्रता के रूप में देखा जाता था। कादम्बिनी के प्रणेता विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी भारतीय बौद्धिक परंपरा के उन दुर्लभ मनीषियों में हैं, जिन्होंने वेद, वेदांग, ज्योतिष, खगोल, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक वृष्टि विज्ञान, मेघ विज्ञान जैसे परस्पर विरोधी तत्वों को विरोधी नहीं बल्कि एक ही ज्ञान प्रणाली के पूरक अंगों के रूप में इन सबको प्रदर्शित किया। यह जो आजकल एक नई परंपरा चल पड़ी कि कोई दर्शन शास्त्र का विद्वान है तो ज्योतिष से कदाचित उसका बहुत सामंजस्य नहीं है, और यदि ज्योतिष का विद्वान है तो उसका फिर अद्वैत, विशिष्टाद्वैत या न्याय वैशेषिक से संबंध नहीं है। मधुसूदन ओझा जी ने कहा कि ये सारे शास्त्र एक रत्नमाला के समान है, जो परस्पर एक दूसरे को अपनी ऊष्मा और ऊर्जा व प्रकाश के साथ चेतना प्रदान करके उस माला की शोभा बढ़ाते हैं। और यह शास्त्र माला ही भारतीय वांग्मय, भारतीय साहित्य का अपने आप में एक इतना विस्तार है। पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा रचित 108 ग्रंथों की परंपरा में कादम्बिनी का स्थान इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यह ग्रंथ वर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों का विवेचन केवल दैववादी या आस्था प्रदान दृष्टि से नहीं करता, बल्कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण और कार्य कारण संबंध के आधार पर करता है। यह ग्रंथ उनके महान ग्रंथ ज्योतिष चक्रधर के अंतर्गत वेदांग समीक्षा विभाग का अंग है और उनके द्वारा प्रतिपादित पर्जन्य शास्त्र का परिष्कृत और स्वतंत्र रूप भी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि कादम्बिनी के साथ स्वयं ग्रंथकार द्वारा रचित जो 1938 में उसका संस्करण आया, हिंदी व्याख्या उपलब्ध है, जो उसका द्वितीय संस्करण है और उसकी प्रामाणिकता के साथ साथ इसकी लोक उपयोगिता को भी सिद्ध करता है। ग्रंथ के आरंभ में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि कादम्बिनी की रचना किसी व्यक्तिगत विद्वत प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ समस्त जगत के कल्याण की भावना से की गई है, क्योंकि पूरा संसार वर्षा से जुड़ा हुआ है। यह उद्घोषणा भारतीय वैज्ञानिक परंपरा की उस नैतिकता को उजागर करती है
जिसमें ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के हित में उसका प्रयोग करना है। इसी कारण कादम्बिनी को केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि लोक कल्याण का साधन कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कादम्बिनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वर्षा विज्ञान को अनुभवजन्य आधार पर पंडित मधुसूदन ओझा ने शास्त्रीय आधार से प्रतिष्ठित किया। ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्य चंद्र की स्थिति, वायु की दिशा और वेग, मेघों की बनावट, आकाशीय वर्ण, धूमकेतुओं की उपस्थिति, विविध प्राकृतिक लक्षण, इन सभी को वर्षा के पूर्व संकेतों के रूप में क्रमबद्ध किया गया है। ओझा जी का स्पष्ट मत है कि जब तक कारण और लक्षण का सम्यक विश्लेषण नहीं किया जा सकता तब तक वर्षा के परिणाम का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यह दृष्टि आधुनिक मौसम विज्ञान की बहुकारक विश्लेषण पद्धति से मुझे लगता है आश्चर्यजनक साम्य रखती है। और आज जिस तरह से मौसम विज्ञानी भविष्यवाणियां कर रहे हैं या मौसम विज्ञान बता रहे हैं, उसके शास्त्र को एकदम नजदीक को ले आना है। इसी कारण यह ग्रंथ केवल सामान्य वर्षा की चर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी और धूमकेतुओं के दुष्प्रभाव गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों में, उसके साथ ही वेद विज्ञान की अपनी विवेचना, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय मनीषा, जैसा ओझा जी ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं को आकस्मिक घटनाएं बिल्कुल नहीं मानती थी। यहाँ ज्योतिष के विद्वान भी बैठे हैं, वे समझते हैं और बताते हैं कि उन्हें पूर्व संकेतों के द्वारा पहचाने जाने योग्य और आंशिक रूप से नियंत्रित किए जाने वाले मानती थी। आज जब आधुनिक तकनीकी के बावजूद बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं जलवायु परिवर्तन है, मानव समाज के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं, कादम्बिनी का जो ग्रंथ है, मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है और इसको आम लोगों तक, कृषि विभाग के माध्यम से, मौसम विभाग के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना चाहिए। एक बात मैं और अंत में निवेदन करना चाह रहा हूं, इस ग्रंथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष इसका मुझे लगता है कृषक केंद्रित दृष्टिकोण ओझा जी का है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऋषि और कृषि ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋषियों के विचारों को कृषि से जोड़कर कृषक केंद्रित जो ओझा जी ने ग्रंथ तैयार किया वह अपने आप में अनूठा है, क्योंकि ओझा जी भलीभांति जानते थे कि वर्षा विज्ञान का वास्तविक लाभ तभी है जब वर्षा कब होगी या कब नहीं होगी, जब वह किसान के पास पहुंचे, पशु, वन और ग्राम जीवन तक पहुंचे। इसी भावना को उन्होंने स्वयं इस ग्रंथ में, यही कारण था कि आम लोग इसे पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने इसे आम हिंदी अनुवाद स्वयं करके इसे वहां तक पहुंचाया, ताकि यह ज्ञान केवल संस्कृतज्ञ विद्वानों तक सीमित न रहकर सामान्य जन और कृषकों के लिए भी उपयोगी बन सके। यह तथ्य भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय विद्वत परंपरा की उस मानवीय संवेदना को भी दर्शाता है जिसमें ज्ञान को सेवा और उत्तरदायित्व के रूप में देखने की पहल हमारे पूर्वजों ने की थी। कादम्बिनी का महत्व केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक नहीं रह जाता बल्कि यह अंतर विषय अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। मुझे लगता है यह ग्रंथ ज्योतिष, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, कृषि विज्ञान, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों के बीच सार्थक संवाद की प्रबल संभावना को प्रस्तुत करता है और बोध कराता है कि प्रकृति को समझने के लिए केवल आधुनिक उपकरण व आधुनिक विज्ञान पर्याप्त नहीं है बल्कि दीर्घकालिक पर्यवेक्षण, संवेदनशील दृष्टि और अनुभवजन्य विवेक भी अनिवार्य है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कादम्बिनी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसा उज्जवल ग्रंथ है जिसमें विज्ञान, दर्शन और लोक कल्याण का दुर्लभ और संतुलित समन्वय दिखाई देता है। कादम्बिनी केवल वर्षा का ज्ञान ही नहीं देता बल्कि ये सिखाता है कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य इस माध्यम से भी मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को मजबूत करके मानव जीवन को सुखमय करना है।